वो कहावत है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। तो ये कल जो था, ये मुहावरा उसको चरितार्थ किया हमारे प्रधानमंत्री ने। अब मुंह दिखाना बड़ा मुश्किल है सर दुनिया में। हाँ, बिल्कुल। और सर मैं तो सोच रहा था कि बुरके में कुछ दिनों बाद निकलना पड़ा करेगा। आप सोच कर देखिए कि अगर मोदी साहब बुरके में किसी दिन निकलें बड़ा तो कैसा आनंद लेंगे आप। जब पता ही नहीं कि वो मोदी साहब है तो आनंद क्या लेंगे। बुर्खा पहना है। कौन सी वो शर्तें थी जो जिन शर्तों पर ये सीज फायर हुआ। सीज फायर की पहल किसने की। दोनों भाई क्या कहा उसने उसने दावा किया इस बात का कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने जा रहा था, वो हमने रुकवा दिया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आप सभी को सुप्रभात। अमरीक सिंह साहब की पहली आज कमेंट है तो हमने उनको तुरंत जगह दे दी है, क्योंकि कई बार हम उनकी कमेंट सबसे पहले होते हैं तो फिर छूट जाते हैं, ये भी होता है, तो हमने तुरंत उनको अभी जोड़ दिया है। तो उनको सत श्री अकाल कहते हैं और उनको सुप्रभात, और बाकी भी जो बहुत सारे दोस्त अभी जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को हमारा सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। अब आज हमने जो मुद्दा चुना है बात करने के लिए, वो चाहे तो कल रात को भी कर सकते थे, लेकिन खैर उसमें फर्क नहीं पड़ता है कुछ। वो किसी भी तरह से अर्जेंसी का या इमरजेंसी का मामला नहीं बना। हमको लगा कि शायद प्रधानमंत्री सीज फायर, जो कि ट्रंप सिंह चौधरी, अब तो नाम देना ये पड़ रहा है कि ताऊ ट्रंप सिंह चौधरी ने जिसकी घोषणा की, हमने तो नहीं की, न पाकिस्तान ने की, लेकिन ट्रंप साहब ने की। और हमने चुपचाप मानते हुए हमारे डीजीएमओ ने, हमारे आर्मी के अफसरों ने, फिर पाकिस्तान ने भी उस घोषणा को एक तरह से पुष्टि दे दी। उसके 51 घंटों के बाद भाई साहब देश का प्रधानमंत्री देश के लोगों के समक्ष वही चिर परिचित पुराना 8 बजे का टाइम पकड़ के देश के लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता है। तो कुछ उम्मीदें थी मन में, आपके और हमारे कुछ सवाल थे जिस पर हम लगातार पिछले 4-5 दिनों से बात कर रहे हैं। तो हमको लगा कि शायद हिम्मत जुटाकर 51 दिन जो है वो तपश्चर्या करके गुफा में बैठ के साधना के बल पर अपना मॉरल, अपना जो एक कहते हैं ना कि कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग करके आएंगे देश के सामने। और उन कठिन सवाल जो उनके लिए है, वैसे तो आसान सवाल है, लेकिन उनके लिए जो कठिन सवाल है उसका जवाब देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। वो कहावत है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। तो ये कल जो था, ये मुहावरा उसको चरितार्थ किया हमारे प्रधानमंत्री ने। ऊंची दुकान पे बैठ के बहुत फीके पकवान पकवान उन्होंने जो है हम सबको खिलाए। आज उस पर बात करनी है हमको, और हमने आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए आप सबके चहेते हरिशंकर जोशी जी जो हैं उनको आमंत्रित किया। सुबह से हमने उनको उठाया, हमने कल रात को बोल दिया था, उनको डरा दिया था, धमका दिया था, मैंने कहा कल सुबह उठाएंगे आपको। तो हम अब ट्रंप सबको धमकी दे रहा है तो हम भी थोड़ा दे देते हैं, हमने दे दिया। तो जोशी साहब को जोड़ देते हैं और उनसे जो है वार्तालाप शुरू कर रहे हैं। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो हाँ। हाँ अब जी। सर सुबह सुबह आप धमका दिए तो हमने कहा फिर मुंह भी क्या धोना, हाँ। तो आके उठकर अब सर बैठ कहो, गए। अब मुंह धोने लायक हम बचे नहीं है, अब मुंह दिखाने के लायक बचे नहीं है। क्या मुंह धोएंगे हम? अब तो मुंह दिखाना बड़ा मुश्किल है सर दुनिया में। हाँ, बिल्कुल। और सर मैं तो सोच रहा था कि बुरके में कुछ दिनों बाद निकलना पड़ा करेगा। बुरखे में? हाँ। सर ये हमने नहीं सोचा था। हाँ, आप सोच कर देखिए कि अगर मोदी साहब बुरके में किसी दिन निकलें बड़ा तो कैसा आनंद लेंगे आप। अब जब पता ही नहीं कि वो मोदी साहब है तो आनंद क्या लेंगे। बुरखा पहना है। हाँ।
खैर सर, आते हैं ट्रम्प ताऊ पर बात शुरू करते हैं। आप ताऊ कह रहे हैं, हम बाबा कह रहे हैं, कोई कुछ भी कहे। और बात मोदी जी की भी होगी। कल बोले हैं, राष्ट्र के नाम संदेश दिया है, और उनका अब तक सबसे लंबा संदेश है वो, जहां तक मुझे याद है। इतना बड़ा, इतनी देर तक वो कभी नहीं बोले। 20 मिनट तक बोले सर। मैं तो बहुत छोटा भाषण देते आए हैं, वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कल बहुत देर तक बोले। और मैंने कुछ मित्रों की अपने ड्यूटी लगा दी थी। मैंने कहा यार देखो, ऐसा मैं इसका भाषण सुनूंगा नहीं, मुझे थोड़ा सा, मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, तो मैं प्रेस रिलीज में देख लूंगा क्या है। आप सुनो जरा, और सुन के जरा कुछ पॉइंट्स लिखकर मुझे भेज देना, ताकि मैं अपना शो कर लूं कि वो क्या बोला है। तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन मैंने, जब मेरे पास आ गया, तो बहुत मुश्किल होता है सर इधर मोदी जी को सुनना, मोदी जी को झेलना, मोदी जी को समझना, मोदी जी की चतुराई, ये बहुत मुश्किल है सर। और वैसे भी देखिए, हम कम बुद्धि वाले लोग हैं, हमें इतना बुद्धिमान व्यक्तियों की बातें हमें समझ में आती नहीं है। तो जब नहीं आती हैं तो फिर क्या करें, नींबू शिकंजी पिए सर। नहीं नहीं सर, ये नींबू का पानी, इसमें अदरक है, जीरा जो है, और मेथी के जो दाने होते हैं वो भिगो के रखते हैं रात को। तो ये सब पूरा उस तरह से एक तरह का काढ़ा है सर, काढ़ा। दो तरह के काढ़े जो हैं मैं सुबह सुबह पीता हूं, तो इसमें से एक ये है। हाँ, नहीं, वो दूसरे तरह का काढ़ा तो बहुत ठीक है। ये वाला काढ़ा हमारी पत्नी पीती हैं। हाँ, वो तरह तरह के इस तरीके के। हाँ, हाँ। दूसरे तरफ का ये हल्दी का है। ये हल्दी जी के जी साथ और जी। कुछ है। आप नहीं, आप चलिए, आप तीसरे तरह का मत दिखाइएगा, थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा इन दो के साथ। तो करते हैं सर। मोदी जी ने जो बोला, जी काय के सर, पीएम मोदी ने, और नाम भी क्या लेना, पीएम ने, भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब जी लगाना हमारी संस्कृति में है, लेकिन कभी कभी लगाते हुए मुंह में कुछ कड़वाहट सी घुलती है कि यार ये जी क्यों लगाया जाए किसी के नाम के आगे भी। बहुत सही बात सर, बहुत सही बात। तो ये पीएम मोदी ने कल जो बोला, राष्ट्र के नाम संदेश दिया, अद्भुत था सर। अभिभूत हो गया मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये बड़ी बात थी सबसे। सर, मैं सोचने लगा कि ऐसा कौन सा प्राणी है इस जगत का जिसकी रगों में खून भी बहता हो और पानी भी बहता हो। रगों, गालिब ने कहा है कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखी से न टपके वो लहू क्या है। तो मोदी जी, मैं सर फिर हटा लेता हूं। हमारे वो एक मित्र हैं, राजेश राठौर, आपके भी मित्र हैं, यहाँ कहीं जुड़ गए होंगे अब तक। तो वो अब फिर मुझसे, हाँ, वो फिर मतलब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या अलग से उनका वो आएगा, एक मैसेज आएगा कि जी क्यों लगाते हैं आप। भाई बात यह है कि तो अब मुझे अपने संस्कार भी छोड़ने पड़ रहे हैं सर। जो परिवार से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से जो संस्कार आए, वो ये था कि बड़ों का सम्मान करो, किसी भी व्यक्ति से सम्मान के साथ बोलो। लेकिन अभी भाषाएं बदल रही है। खैर सर, हम खून और पानी की बात कर लेते हैं। ये खून नहीं बहेगा, पानी नहीं बहेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अजीब सा जुमला है। इसको डिकोड करना चाहिए कि खून कहाँ बहेगा और पानी कहाँ बहेगा। शायद वो ये कहना चाहते थे कि अगर पहलगांव में खून बहेगा, तो फिर झेलम में हमारी दरियाओं से जो पानी जाता है पाकिस्तान, वो नहीं बहेगा। मैंने ऐसा महसूस किया कि वो ये कह रहे हैं कि मैं अब, देखिए, मैं तो नहीं रोक सकता, बहती दरिया को कौन रोक पाया है? नहीं सर, कोई नहीं। हवा को कौन रोक पाया है?
नहीं, कोई नहीं। लेकिन सर बहुत सारे पौराणिक प्रसंग ऐसे आते हैं, कथाओं में मिलते हैं, पौराणिक कथाओं में मिथ है जी कि सूर्य जो है उसको रोक दिया, हाँ, अंधेरा हो गया, बाल हनुमान ने सूर्य को निगल लिया, कथा निगल लिया, आती है। हाँ तीर मारा तो वहां से पानी का दरिया बह गया। जी खैर, हो सकता है कि बोरिंग हो गई हो उस तीर से, इस तरह का कोई अस्त्र हो, बोर हो गया, बह गया हो। जी लेकिन दरिया का पानी तो सर महामानव है, नॉन बायोलॉजिकल है, जी मिस्ट्री मैन है। मैन तो खैर है ही जी नहीं सर, मैन तो है ही नहीं। वो मैं नहीं उन्हें नहीं बहुत ऊपर का दर्जा देता हूं, आदमी का दर्जा नहीं जी देता, उससे ऊपर देवतुल्य है। तो हाँ वो रोक सकते हैं, हो सकता है, दरिया का पानी। हाँ तो उन्होंने ये सोचा हो। खून और पानी पर जो उनका वक्तव्य है वो रात भर में सपने में मुझे घूमता रहा, आता रहा, मैं सोचता रहा कि ये खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। सर, खून नसों में भारी बहेगा, पानी हम भारी पिएंगे असर, तो वो निकल जाएगा, भारी निकलेगा असर फिर पड़ा भी। आप पर इस बात का, गहरा असर, बहुत सर, गहरा प्रभाव। गहरा प्रभाव पड़ा। नहीं सर, मैंने ये सोचा कि वो कह रहे हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। खून का तो एक हाँ प्रोसेस है कि वो जाता है, दिल में जाता है, वहां से प्योरीफाई होता है, फिर वो पलटकर शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है। पानी भी बहता है हमारे शरीर में, लेकिन पानी शरीर में ही नहीं रुकता है। हम पीते हैं तो वो निकल जाता है, पसीने से जी निकल जाता है, या विसर्जन करके आते हैं निकल जाता है। पानी को तो कोई रोक ही नहीं पाया है। नहीं और रोक लेता है, मतलब रुकता है खून, वो अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया में रुकता है, प्रकृति प्रदत्त है। जी ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी जुमले फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना, इधर उधर की बातें करना और मतलब की बातें ना करना, जी ये बिल्कुल हमारे ये हमारे पीएम की अदा है। वो सोचते हैं कि इस पूरे दुनिया में मशरूम जो है वो मेरे लिए ही बना है, और बाकी हाँ सब लोग जो है वो घास खाते हैं, मैं मशरूम खाता हूँ। बाकी जी बाकियों को देश में रोटियां भी मैं खिला रहा हूँ। इतने हम्म कितने करोड़ सर, 50 60 80 करोड़ लोगों को आ, अनाज देते हैं वो खाने के लिए। इतना समृद्ध देश है हमारा कि सरकार को अन्न देना पड़ता है ताकि कोई भूखा ना सोए। बिल्कुल और सर हम विश्व गुरु हैं सर, हाँ, हम सर विश्व गुरु हैं। तो मोदी जी साहब ने जो कल कहा, उसमें दो तीन चीजें हमें देखनी चाहिए। जी पहलगांव के जो मारे गए हमारे नागरिक हैं, हमारे भाई बहन हैं, जिनको जी धर्म पूछ के मारा, उनके बारे में उन्होंने दो शब्द नहीं कहे, उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। हमारे जिन वीर सेनानियों ने, हमारी सैनिकों ने हमारी रक्षा की, जिससे हम रात को सो सके, जो जल, नभ, है ना, थल, तीनों जगह पर, तीनों सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे थे, जो कुर्बानियां दे रहे थे, जिनके घरों पर उनके डेड बॉडीज आ रही थी, वो हमारे शहीद, उनके प्रति भी एक शब्द नहीं बोले, उनको भी श्रद्धांजलि नहीं दी, बिल्कुल उनके लिए भी कुछ नहीं कहा। और सर मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये मतलब सेना को भी जिस तरह के दबाव में ले रहे हैं, जी वो सेना भी सच बोलना छोड़ देगी सर हमारी। कल द्रोण आए और आज देख लीजिएगा आप, इनकार आ जाता है कि आए नहीं, द्रोण गिराए हम्म गए। हाँ ठीक भाषण के बाद द्रोण का आना, जी पाकिस्तान से सीज फायर का उल्लंघन होना, जी ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल सर ये दर्शाता है कि आप तो कह रहे हैं कि गुहार लगाई, शब्द था गुहार। गुहार गुहार क्या बिल्कुल कि अनुनय विनय, गिड़गिड़ाया, इसका यही अर्थ होता है कि भाई देख हम्म हमसे गलती हो गई,
हमें तू माफ कर दे, और देख हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे, गुहार नहीं करेंगे। तब हमारे महामानव का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा कि मेरा तो टास्क पूरा हो गया, देश ने, हमारी सेना ने टास्क पूरा कर लिया। और फिर हमने कहा ठीक है, रोक दो। ट्रंप का कहीं नाम नहीं लिया। वो भाषण, मुझे लगता है कि वो संदेश जो है वो पहले से ही रिकॉर्ड हो चुका होगा। अच्छा, आमतौर पर ऐसा होता है कि राष्ट्र के नाम संदेश वगैरह होते हैं, वो जो दूरदर्शन का स्टाफ है, आकाशवाणी का स्टाफ है, वो वहां से कुछ लोग जाते हैं, डायरेक्टर वगैरह, वो अपना रिकॉर्ड करके ले आते हैं। वैसे तो अब उनके पास में पूरी अपनी टीम है, वो रिकॉर्ड करवा के भी भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन उससे ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक वक्तव्य आ गया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान को व्यापार बंद करने की धमकी देकर दोनों देशों के बीच तनाव और संभावित युद्ध को हमने रोका। आप सोचिए, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का नया संस्करण हमें मिल गया है? क्या हम 1947 की स्थिति से पहले वाली जो फिरंगियों का राज था हमारे मुल्क पर, जिसके लिए हमारे अनेकानेक पुरखों ने अपनी कुर्बानियां दी, युद्ध लड़े, युद्ध ही थे सर, वो शांति से लड़े गए हों या वो किसी भी भगत सिंह ने किया हो, चंद्रशेखर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, कोई सर एक नाम मुझे बता दीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई दक्षिणपंथी भी हो तो जो युद्ध में उस युद्ध में रहा हो, स्वतंत्रता सेनानी रहा हो। दक्षिणपंथी में एक ही थे सर, जिनका नाम ये लोग जो इनके आगे वीर लगाते हैं, सावरकर के आगे वो वीर लगाते हैं, वो सावरकर ने शुरुआत में एक कोशिश की थी, शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद वो उनको भेज दिया गया अंडमान निकोबार। हालांकि खैर वो बड़ा डूबियस हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में अभी जाएंगे तो फिर अलग से पूरा हम लोग पॉडकास्ट कर सकते हैं उसके ऊपर कि सावरकर को जब, अच्छा, सावरकर एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसने खुद कुछ नहीं किया, करवाया। वो किंग पिन था उस जमाने का, वो करवाते थे और षड्यंत्र रच के लोगों को इस्तेमाल करते थे। वो जब भी जितना भी किया, जब गांधी हत्या भी क्यों ना हो, वो उनको गांधी वध कहते हैं, हमारे लिए तो वो मर्डर है, गांधी की हत्या है, तो गांधी हत्या भी क्यों ना हो, तो वो, पर उनके लिए ले दे के एक नाम है, किसी भी तरह से उठा के अगर हमारे सामने प्रस्तुत करना हो तो एक नाम दक्षिणपंथी है। बाकी खैर कोई एक भी नाम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग तो चाहते थे कि अंग्रेज रहें, इनकी सोच तो ये थी ना कि अंग्रेज रहें, और उनके साथ जो है वो राय बहादुर, लाट साहब, वो सब बनते रहें, उनको स्थानिक स्वराज में जो है वो सरकारें उनकी बनती रहें, ये तो सब उनकी मंशा थी और क्या थी। आपने जब ट्रंप साहब का जिक्र किया है तो मैं कल की ये क्लिप सुना रहा हूं। एक तरफ मोदी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और हमने फिर उनकी बात मानी। पहले ये ट्रंप साहब कल ही बोले हैं, ये क्लिप सुना देते हैं जहां पे वो कहते हैं कि व्यापार रोकने की धमकी दी और कहा कि चुपचाप बैठ जाओ। उसके बाद मैंने इस जो हुआ ही नहीं है वो युद्ध को रुकवाया। ये पहले सुनते हैं, उसके बाद जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं इस पूरे घटनाक्रम में हम उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये चाचा जो हमारे चौधरी चाचा है, ये अब तो हम तो मानना पड़ेगा कि ये ताऊ है हमारे, अब जो कहते हैं हम कर रहे हैं, चुपचाप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो पहले इनको सुन लेते हैं। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop.
And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. सुना आपने जोशी जी, हमारे सभी दर्शक ने सुना इसको। इसने कहा पहली बात तो ये है, ये ताऊ ने, कि एक तो ये परमानेंट है, ये पहले शुरुआत में बोल दिया कि मैं ये मान के चलता हूं कि ये परमानेंट सीज फायर है, अभी कोई किसी पर जो है कुछ नहीं करेगा। और कहा कि और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है व्यापार। हमने कहा कि हम व्यापार नहीं करेंगे आपके साथ, ना आप पाकिस्तान के साथ, ना भारत के साथ, अगर आपने ये जारी रखा तो, और अगर आपने बंद किया तो हम बहुत सारा व्यापार करेंगे। और बड़ी तकलीफ और दुख की बात ये है हरिशंकर जोशी जी महाराज, ये आदमी ने हमें और पाकिस्तान को एक ही तराजू के दो पलड़ों में बिठा दिया। वो भिखमंगा देश है, उसकी औकात नहीं है, उसकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा उठी है, वो खत्म होने के कगार पे है। वो भी दूसरे एक पलड़े में है और हम दूसरे पलड़े में। और भाई साहब, और ये हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा, उसमें एक शब्द नहीं बोल रहा है, ना कोई विरोध जता रहा है, ना कोई ये कह रहा है कि यार तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम होगे चचा यार दुनिया भर के, लेकिन तुम हमारे मालिक थोड़ी हो। तुम्हारी औकात कैसे होगी कि तुम तय करोगे कि हम सीज फायर करो, घोषणा भी तुम करोगे। हम क्या वो क्षत्रप हो चुके हैं क्या अमेरिका के? पहले जमाने में होते ना, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे और फिर क्षत्रप होते थे उनके, जो अलग अलग सूबों को देखते थे। क्या भारत 51वां या 52वां स्टेट हो चुका है अमेरिका का, अब ये माना जाए? और जोशी जी, ये आदमी तो इतना बेशरम है, ये तो ये नहीं देखता किसी की इज्जत बिज्जत। ये जैसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी चिट्टी बिट्टी गुल कर दी थी, ये कभी भी अगर पब्लिक वैश्विक मंच पे कहीं और भी मिलेगा तो तब भी ये बोल सकता है। तो ये हम सुन लेंगे क्या? ये हमारा प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, मतलब हम सब सुन रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि ये सब हम ही भी तो आ रहा है भाई, ये हम सब पर भी तो आ रहा है ना सीधा। इस बात का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। वो आदमी आता है 20 मिनट बोल के चला जाता है कल, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं है, इस बात की कोई कहीं कोई कहासुनी नहीं है कि भाई ट्रंप क्यों बोला, कौन सी वो शर्तें थी जिन शर्तों पर ये सीज फायर हुआ, सीज फायर की पहल किसने की, और अगर हमने इस बात को माना तो हमको सीज फायर की बात मानने की क्या? अब मीडिया तो ये रिपोर्ट करता है, इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है जोशी जी, कि पाकिस्तान ने हम पर ऐसा दबाव डाला कि हमने अमेरिका को बोला कि भाई साहब सीज फायर करवा दो। तो वो मजबूरी क्या थी? चलिए, हम उस मामले में नहीं जाना चाहते कि कैजुअलिटी क्या हुई, हमारे कितने, या अगर फाइटर प्लेन गिरे तो गिरे, नहीं गिरे तो नहीं गिरे, हमारे कितने सैनिक शहीद हुए नहीं हुए, हमारे कितने और सिविलियन की जान गई, अब इसमें नहीं जाना चाह, अभी तो उसमें जा ही नहीं रहे। हम तो ये जानना चाहते थे देश पूरा कि भाई अगर सीज फायर हुआ तो ये ट्रंप ने क्यों बताया? भाई आपने क्यों नहीं बताया? आप तो आ जाते हैं ऐसे ही जो है मुंह उठा के, कभी भी किसी भी, आप तो उधर चले जाते हैं वो हरी झंडी दिखाने के लिए, वंदे भारत को कहीं भी देश के किसी भी कोने में, आप किसी भी टनल का उद्घाटन करने के लिए चले जाते हैं। इतना बड़ा मामला, इस देश की स्वमान आत्मरक्षा से लेकर हर चीज से जुड़ा हुआ मामला, और आप इतने दिनों तक चुप रहते हैं।
चुनावी सभा जब जब जरूरत होती है वहां जाते हैं, उसके अलावा इस मामले में कुछ बोलते नहीं है। ट्रंप आके आपकी नाक काट के चला जाता है, आप कुछ नहीं बोलते। कल जब आप आते भी हैं लोगों के सामने, तब भी नहीं बताते कि ये ट्रंप ने क्यों कहा, आपने क्यों नहीं कहा। शर्तें कौन सी थी? हमने पहल की या पाकिस्तान ने पहल की या अमेरिका ने? हम सब दोनों को जो है वो लताड़ा। कुछ तो हुआ, कुछ तो बताओ। हम सब क्यों ऐसे ही बैठे हैं, घास काट रहे हैं यहाँ पे? आपने आए, आपने अच्छे कपड़े पहन के जो है उंगली यूं यूं करके भाषण दिया, सेना को सलाम किया, रक्त और पानी साथ में नहीं बहेगा बोल के आप तो निकल दिए। तो करे क्या आपका हम? ये समझ में नहीं आ रहा महाराज हमको। जोशी जी, नहीं सवाल ये बनता है। सर, समझने और समझाने की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने परमाणु जंग रुकवा दी, परमाणु युद्ध रुकवा दिया। कहा ट्रंप ने कल, आपने सुना, उन्होंने कहा हाँ, कि पर मोदी ने भी तो कहा कि कोई न्यूक्लियर थ्रेट की तो बात ही ना करे, हम उससे नहीं डरते। ये कल कहा उसने भाषण में अपने। हाँ, तो भाई क्या कहा उसने दावा किया इस बात का कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने जा रहा था, वो हमने रुकवा दिया। सर, अब वो तो ट्रंप कह रहा है ना, मैं कह रहा हूँ ट्रंप क्यों ये सब कह रहा है? ट्रंप को किसने अथॉरिटी दे दी है ये सब कहने की? आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, रिवर्स गियर में चलते हैं। चलिए, वैसे पूरा देश रिवर्स गियर में ही चल रहा है, आप भी लेके चलिए। तो देखिए, मैं बार बार ये एक ही बात कहता हूं कि मैं गुजरात की पावन धरती को नमन करता हूं। और मुझे अफसोस होता है कि गांधी, पटेल जैसे व्यक्ति जहां पर जन्मे हो, जिस मिट्टी में जन्मे हो, वहां पर एक महामानव ऐसा भी जन्मा है जिसने बिल्कुल मटिया मेट करके रख दिया। बहुत सीधे शब्द, मतलब एक शब्द में अगर कहें तो मटिया मेट कर दिया इस आदमी जी। गुजरात में ट्रंप पहले टर्म में जब राष्ट्रपति थे तब आए, तो पर्दे लगाए गए थे, आपको याद होगा। बड़ा जोर शोर से स्वागत हुआ था। और जाकर ये गले लिपटते हैं, दिखाते हैं कि देखो मैं कितना करीबी हूं। उससे जाकर गले लिपटते हैं और माय फ्रेंड। तो अब सब क्या हुआ, दूसरी बार जब ट्रंप चुनाव लड़ रहा था वहां पर और ये अमेरिका जा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि अमेरिका जा रहे हैं, और ट्रंप ने वहां पर कहा, वो अपने चुनाव प्रचार में था, उसने कहा माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड मोदी फ्रॉम इंडिया इज कमिंग, मैं उससे मिलूंगा। और इन्होंने, कुछ इनके सलाहकारों ने, इनमें तो बुद्धि, खैर जो भी है, ये उससे मिलकर नहीं आए। इन्हें लगा कि ये तो हार रहा है, अब दूसरी पार्टी जीत रही है, तो हमें तो जीतते को, चमत्कार को नमस्कार करने की आदत है। तो ये ट्रंप से मुंह फेर कर चले आए। एक तो कहानी वहां से शुरू होती है। जी, आपकी बात। उसके बाद ट्रंप ने न्योता नहीं दिया। ये बड़े लालायित रहे। जयशंकर प्रसाद जो है वो वहां अमेरिका पड़े रहे। ड्यूटियां लगाई गई कि भाई मुझे निमंत्रण दिलवाओ, मुझे जाना है शपथ ग्रहण समारोह में, मुझे दिलवाओ। और सब पूरा परेशान मातहत जो थे इनके, फिर भी नहीं मिला। तो फिर किसी तरीके से इस देश से उस देश, जैसे होता है ना कि इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, और फिर पहुंच गए। तो क्या हुआ, किस तरह से उनकी कितनी इज्जत हुई सर। ऐसी इज्जत देखी आपने किसी की? नहीं सर, कभी नहीं। ये होती है सर। देखिए, इज्जत क्या होती है वो आपने तब और देखी होगी, हमारी कितनी इज्जत बढ़ी सर, कितना मान बढ़ा, कितना स्वाभिमान बढ़ा हमारा। मैं तो कसम से गदगद हो गया कि यार इतना 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 यशस्वी आदमी हमें मिला है नेतृत्व देने के लिए, जो चुपचाप बैठा हुआ है। और हमारे भारतीय प्रवासी जो हैं, जो अमेरिका में रोजगार के लिए गए थे, वो बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़ कर हमारे यहाँ लाए जा रहे हैं और उसका प्रचार किया जा रहा है। उस पर बाकायदा उसका डॉक्यूमेंटेशन करके, उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के
वो प्रचार किया जा रहा है और भेजे जा रहे हैं यहाँ पर, हथकड़ियों में बेड़ियों में जकड़ कर लाए जा रहे हैं। आपको याद है जब जेलेंस्की गया था मिलने के लिए जी, और वो बिना भोजन के चला आया था, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं आप? बिल्कुल सर, इसे कहते हैं खुददारी। और भी कुछ देश थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमारे नागरिक हैं, हम इन्हें ससम्मान लेकर आएंगे, ठीक है आप डिपोर्ट कर दीजिए, ये आपके कंट्री का अधिकार है, आपका अधिकार है। ये गए, लेकिन नागरिक है हमारे, हमारे सम्मानित नागरिक है, हम लेकर आएंगे। उन्होंने अपने जहाज भेजे और ससम्मान लेकर आए, और ये हथकड़ियों पर चुप रहे, इन्होंने कुछ बोला नहीं। भक्त लोग तमाशा करते रहे और उल्टा कहते रहे, बोले भाई गलत काम करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, इसमें मोदी क्या करेगा, ये गए क्यों थे वहां पर? बात सही। भाई तुम 80 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जगह 2 मुट्ठी अनाज दे रहे हो, बिल्कुल। तो आदमी क्या करेगा? रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो अपने देश में, रोजगार का सृजन नहीं कर पा रहे हो, लोग कबूतरबाजी करके वहां पहुंच रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो सर आप जानते हैं, गुजरात का आदमी तो आजकल नंबर 1 है, पहले पंजाब था। ये पूछो किसी से, मेरे बहुत सारे मित्र परिचित और रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं तो वो कहते हैं कहाँ है भाई आजकल बिट्टू क्या कर रहा है, मतलब किसी का बच्चा है, कनाडा में है, कनाडा में, कनाडा में है। हाँ, वो कनाडा गया हुआ है। तो ऐसे ही मतलब अब गुजरात के अपने मित्रों को मैं फोन करता हूँ तो यही पता चलता है कि वो कोई डंकी बनकर जा रहा है, कोई मंकी बनकर जा रहा है, तमाशा बन गया है सर। और हाँ, लेकिन सर नागरिक है हमारे भाई हैं, ये कर्तव्य है देश के प्रधानमंत्री का कि अगर हमारा कोई भी भाई, हमारा कोई भी भारतीय वहां से आ रहा है तो ससम्मान आए, हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ करना है, उसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था। और हथकड़ियां बेड़ियां डालनी है तो वो अपनी सीमा में डाल सकते हैं, कोई अवैध नागरिक पकड़ा जाए, जासूस पकड़ा जाए, कोई भी ये मतलब कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। लेकिन वो हमारे मुल्क में जब आएगा, जब डिपोर्ट करेंगे तो सम्मान के साथ करना होगा। इन्होंने नागरिकों का, जनता का सम्मान इनके कभी भी सिर माथे पर नहीं रहा, बल्कि जूते तले रहा, इन्होंने रोंदा हमारे नागरिकों के सम्मान। ये भी चीज ट्रंप ने टेस्ट की, उन्होंने देखा कि ये 56 इंच का सीना जो है वो कितना भारी है, उसने परखा इन्हें जी, बार बार परखा, और अब जब फाइनली परख लिया तो वो उसने कहा चुप, हम ट्रेड बंद कर देंगे। टैरिफ के मुद्दे पर उसके बाद आपने देखा किस तरह से झुककर चले आए। क्यों भाई, आप अपनी बात करो ना, बोले लगाओ टैरिफ, ठीक है हम भी लगाएंगे टैरिफ, या जो भी है उसका आपको, लेकिन इस तरह से नहीं है कि आप क्लास में बच्चे की तरह बैठ गए और आपको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है। ट्रंप फिर कह रहा है कि ये मेरे दोस्त मोदी जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस सवाल का। जवाब क्या, वो समझे नहीं कि सवाल क्या पूछा गया है, इसका जवाब क्या देना है। इतनी देर में ट्रांसलेटर्स ने लिखकर नहीं दिया होगा, प्रॉम्प्टर पर आया नहीं होगा मोदी, तो ट्रंप ने तो तुरंत भाप के उसकी 2 पैसे की कर दी वहां पर। तो हमारे वो देखिए, अगर विदेश में, अमेरिका में हमारे किसी प्रतिनिधि की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, या कोई भी हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उसकी अगर 2 पैसे की होगी तो वो देश की 2 पैसे की होगी। इन्होंने देश का नाम मिट्टी में मिलाया, इन्होंने देश की गरिमा को तार तार किया, इन्होंने देश के साथ में गद्दारी की। तो जब उसने ये समझ लिया तो अब उसकी समझ में ये आ गया कि ये बहुत लिजा आदमी है, ये इंदिरा गांधी नहीं है जो कहेगी मैं तुम्हारे साथ में बेड़े से नहीं डरती, भेज दो। देखिए, जब ये समझ में आ गया कि आपका नेतृत्व बहुत लचीला, बहुत कमजोर, बहुत दबा हुआ है, अब लोग कहते हैं, आप देखिए, मैं माफी चाहूंगा, आप गुजरात में रहते हैं और मयूर जी आप, हाँ मैं बहुत डरता हूं सर, हाँ लोग, पूरा देश कह रहा है सर कि 2 गुजराती बेच रहे हैं, 1 गुजराती खरीद रहा है, या तीनों मिलकर बेच रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। थोड़ा सा आप इस पर भी थोड़ा कभी प्रवचन कीजिए मैंने मतलब आप मुझे, मैं जब मतलब कितना गर्व होता होगा सर आपको जब आप ये सुनते होंगे कि 3 गुजराती देश बेच रहे हैं।
हमारा सीना इतना चौड़ा हो चुका है कि आप उसको नाप नहीं सकते। अच्छा, नाप से बाहर आज चला गया है, बस फिर ठीक है सर। वैसे तो 56 इंच का सीना जो है वो कमेंट बॉक्स में भी आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक तो 5 लोगों ने कम से कम, हमारे मित्रों ने, हमारे साथियों ने लिख दिया होगा कि किन्नरों का भी होता है 56 इंच का सीना। हाँ, तो देखिए 56 इंच के सीने पे किसी मर्द का इजारा नहीं है, वो किसी का भी हो सकता है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि वो 56 इंच का सीना शब्द इस्तेमाल करते हैं, छाती शब्द इस्तेमाल करते हैं? मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। सीना 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 कहते हैं? सीना 56 इंच की छाती तो नहीं बोलते ना वो? नहीं नहीं, वो गुजराती में 56 की छाती बोलते हैं। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ मतलब थोड़ा लिंग भेद है उसमें। हाँ, पर मतलब यहाँ हमारे यहाँ गुजराती में कहो तो ये होता है कि 56 की छाती वाला आदमी, गुजराती में ये छाती कहते हैं। वाला ना, हाँ। हमारे यहाँ मतलब उत्तर भारत में देखें तो वो लिंग भेद है उसमें, छाती और सीने में विभेद है। छाती स्त्रियों की और सीना मर्दों का। मैं मतलब क्षमा के साथ मैं बता रहा हूं आपको। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो, हाँ मतलब कतई कोई भी स्त्री इस देश में ये ना समझे कि मैंने स्त्री अस्मिता पर कोई बात कही है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन और वैसा सम्मान नहीं करता हूं जो स्त्रियां देखती हैं सम्मान से। उन्हें पहले देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति का सम्मान कर रही हैं उसने स्त्री का कितना सम्मान किया है आज तक। एक मिनट, अब ये इसको ले लेता हूँ। ये देश भर की स्त्रियों को देखना चाहिए। इसको तो मैं आज छोड़ूंगा, आज भी नहीं छोड़ूंगा। अबे तुझसे नहीं, मेरे बाप से नहीं, तेरे बाप से बात कर रहा हूं मैं। ये जो है ना, इसको कह रहा हूं मैं, अपने बाप से तो मैं बहुत इज्जत से बात करता हूँ, ये मैं तेरे बाप से बात कर रहा हूँ। अबे सुन ले और तू चूस ले लेमन साले। चलिए आगे चलिए। तो सर, बात उस भाषण को डिकोड करने की चल रही थी, और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लग जाएगी, है ना? तो जाती है। अब वो कभी रिवर्स गियर में जाती है, कभी फॉरवर्ड गियर में जाती है, कभी भविष्य दृष्टा होना पड़ता है। तो खैर, ट्रम्प बाबा ने ये युद्ध धमका के रुकवा दिया। कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हम उनकी बात पर यकीन नहीं करते। हम तो कहते हैं वो झूठे और महाझूठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री सच्चे हैं। हम बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं करते कि ट्रम्प जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। हम कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से हम सुनना चाहते हैं कि वो कहते हैं वो सच बोल रहे हैं। हमारे लिए पीएम हमारे देश का गौरव है, लेकिन पीएम इस बात का खंडन तो करते। वो तो पी के बैठ गए गप। अच्छा, इसके चचा की एक बाइट सुनवाता हूँ। अब ये जो अब ये आ गया है, ये नफरती, ये कमल का चिंटू जो आ गया है ना, इसका चचा जो बोला था ना, अब सुनवाता हूँ। रुक साले, तू जाना मत कहीं। अभी तुम्हारे पापा ने कम क्या आ रही है कहा सर? था? हाँ, कुछ आवाज कम आ रही है। मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हुई है अनूप गुप्ता बातचीत करने के लिए। अनूप, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आता है, उसके बाद यहां पर विदेश मंत्रालय के सूत्र भी बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में बातचीत हो गई है, यानी कि सीज फायर को लेकर के सहमति बन गई है। अब ये सुना तुम्हारे पापा का बयान, अब तुम्हारे चचा का सुनवाता हूं। सुन लो बेटा, है ना? अब ये भी सुन लो, चचा क्या बोले थे तुम्हारे संसद में, ये भी सुनवाते हैं, है ना? तुम आते हो तो तुमको बेटा बड़ा प्यार से हम तुमको अब सब सुनाएंगे। कहाँ गए तुम्हारे चचा? ये रहे तुम्हारे चचा, सुनो। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। फिर दे दो। सीज फायर क्यों किया? फिर देना था ना, लेनी भी थी। अरे हम तो मतलब सेना तैयार थी, पूरा देश तैयार था।
सब लोग तैयार थे, पीछे खड़े थे। तुम्हारे चचा और तुम्हारे पापा भाग के वापस आ गए दुम दबा के। अब यहाँ आके तुम बकवास और उल्टी कर रहे हो, साले तुमको शर्म नहीं आती है? कभी तो अपने आप को जो है आईने में झांक के देखो। हाँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा मैं करता नहीं, लेकिन आजकल करना शुरू किया है, क्योंकि थोड़ा इनको इनकी भाषा में इनकी जबान में जवाब देना जरूरी बन जाता है, इसलिए आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ नहीं, मैं तो कंटिन्यू है सर। ये तो दरअसल इनको आप सम्मान की दृष्टि से देखा कीजिए। मैं सर देखता हूँ, लेकिन फिर कभी कभी बोलना उसका कारण मैं बता रहा हूँ सर। देखिए, देश में बहुत बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। अगर किसी को 2 रुपए का ट्रोलिंग करने का रोजगार मिल रहा है, उसे वो करे, इसके लेकिन अगर वो जरिए करे, रोटी ठीक मिल रही है तो करने दीजिए। अब वो मेरे पिताजी तक जाएगा तो मैं उसके पिताजी के पिता देख जाऊंगा ना। फिर संयम तो करे ना। अब मेरी बात से सहमत नहीं है, कहे कि मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है। मुझ तक ट्रोलिंग सीमित रखेगा तो ठीक है, अगर मेरे पिताजी का जिक्र करेगा तो मैं खड़िया खड़ी कर दूंगा। सर कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। आप देखिए, इस देश में उस देश की बेटी को जिसको मैं शत नमन करता हूं, जिसकी शादी के 6 दिन बाद पहलगांव में पति आतंकियों की गोली से मारा गया, उसके आंसू भी नहीं सूखे थे। उसने आकर कहा कि हेट स्पीच मत करिए। और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, क्या क्या नहीं कहा, कितनी निर्लज्जता के साथ में उसको ट्रोल किया गया। उसके चरित्र पर उस तरीके के, जैसे गली मोहल्ले के छिंटे पोंटा होते हैं ना, जो गालियां बकते हैं, तेरी माँ का और तेरी साले, और मतलब इस तरह का। हाँ, मैं बोलूंगा नहीं, गाली नहीं बकूंगा सर, समझा दूंगा आपको एक आध शब्द में। हाँ, आप निश्चिंत रहिए। वो बकते हैं तो बकते हैं, मैं उनकी गाली कैसे बक सकता हूँ सर। तो ये चीजें देखिए। और उसके बाद फिर वो विक्रम मिश्री, उसको किस तरीके से ट्रीट किया भाई, इतना सीनियर व्यक्ति, उसको उसके पूरे परिवार को। सर, वो विदेश मंत्रालय का वो सचिव है, वो बेचारा चिट्ठी का चाकर है। वो जो कहेगा वो आके बोलेगा। वो कोई सरकार चलाता है क्या वो बेचारा? वो क्या निर्णय लेता है कि ट्रंप ने बोल दिया तो मुझे दुम जो है वो दबा कर बैठ जाना? वो उसकी अधिकार क्षेत्र में थोड़ी ना है। वो तो बेचारा नौकर है सरकार का। उसके परिवार ये मतलब ये कमबख्तों ने उस बेचारे की हालत खराब कर दी। ये वो लोग हैं साले शब्द जो है, मुझे लगता है कि वो मतलब वो तो असंसदीय नहीं है। साले तो कह सकते हैं, उसमें तो कोई गाली वाली नहीं, कह दीजिए। वो आप किसी को साला कहते हैं तो उसे गाली नहीं लगती, आपका चरित्र हनन होता है। आप अपना चरित्र हनन कर रहे होते हैं। और अगर आप किसी को साला बोलते हैं तो इसका सबसे ज्यादा दुख आपकी पत्नी को होना चाहिए, भाविश्री को होना चाहिए, कि आप मतलब कितने साले बनाए घूम रहे हैं यार, ये तो आदमी घर में रहने लायक नहीं बचा है। तो आप बोलिए, खूब बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अब नहीं बोलूंगा। ये आपने बड़ा जोर से मारा है मेरे को भी। नहीं। चल, तो बात जो हम कर रहे थे, आज कुछ ऐसा ही। देखिए, आज थोड़ी बैठक ही हो रही है हमारी और जोशी जी की बैठक ही होती है बेसिकली। तो वो जो टिपिकल पॉडकास्ट का आपको अगर आदत है कि वो बड़ा एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा तो एक पहला सुनेगा, और फिर यहाँ बैठक ही हो रही है, बातचीत हो रही है हमारी। आप सब भी इसके भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं। तो उसको, इस बातचीत को ऐसे ही लीजिएगा। मतलब कोई, हम बात कर रहे हैं बड़ी गंभीर, लेकिन थोड़ा करने का तरीका हमारा जो है वो लाइट है, क्योंकि बहुत तकलीफ यहाँ बहुत भरी हुई है और उसको कैसे चैनलाइज करें, है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट वे है, वही ठीक है। बाकी यहाँ गुबार एक बात जोड़ना चाहता हूँ आपकी बात में। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी से गंभीरता रस चुचाता रहता है, मतलब गंभीरता रस चुचाता रहता है उनकी थोड़ी से, और वो बड़े इत्मीनान से। सर, गंभीरता रस जिनकी थोड़ी से आपको बहता हुआ, गिरता हुआ, चुचाता हुआ नजर आए,
जिनकी भाव भंगिमाएं बड़ी गंभीर हों, ये जरूरी नहीं होता कि वो बहुत गंभीर व्यक्ति हों जी। जबकि मेरा मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यंग्यकार है, तंज लिखता है, जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों पर प्रहार करता है, और वो भले ही बहुत लाइट वे में आपको लगता है, वो आपको उससे गुदगुदी भी होती है, गुस्सा भी आता है, वो ज्यादा गंभीर होता है। एक व्यंग्यकार ज्यादा गंभीर होता है, बिना गंभीरता के व्यंग नहीं लिखा जा सकता। तो मैं आपको श्रेष्ठ व्यंग्यकार मानता हूं मयूर साहब। तो हाँ, आपकी श्रेष्ठता को मैं नमन करता हूं। अरे सर, थैंक यू। तो सर, बात चल रही थी अपने ट्रम्प साहब की। तो ट्रम्प साहब ने कर दिया, आप कह दिया कि व्यापार बंद कर देंगे, परमाणु युद्ध हो सकता था। सर, एक बात मेरे दिमाग में, मतलब रात को मैं बहुत सोचता रहा, सपने में भी सोचता हूं। अब मैंने आपको बताया, कई बार बताया कि मैं सपने में सोच रहा था जी कि जिस देश पे खाने के लिए रोटी नहीं है, जी, जिस देश के पास में आर्थिक व्यवस्था, खाने के लिए रोटी ऐसा नहीं है, भगवान या अल्लाह जिसको इस धरती पर लाता है तो उसके निमित्त कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर रखता है जी। वो चाहे घास रखे, चाहे हलवा रखे, चाहे कुछ रखे, जैसा जिसका है उसके लिए वो प्रदान करता है। लेकिन जिस पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था बदहाल है, जो कर्ज में आकंठ डूबा हुआ है, जिसकी माली हालत इतनी खराब है, जहां रोजगार नहीं है, नागरिक परेशान है, और उसके बाद वो व्यक्ति, वो देश ये परमाणु हथियार कैसे बना लेता है, डेवलप कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है? उसके पीछे कौन था? आप कभी सोचिएगा कि पाकिस्तान में जो परमाणु हथियारों का जखीरा रखा हुआ है, क्या वो वास्तव में पाकिस्तान का है या वो सिर्फ कस्टोडियन है उसका? ये बड़ी आपने गंभीर और बड़ी सही बात की, बहुत सही बात है ये। जी जी। तो वो क्या कस्टोडियन है उसका? क्योंकि जिस व्यक्ति के आपने देखे, वैसे भी जो उनके हथियार हैं, हमारे यहाँ कोई भी हथियार उनका कारगर हुआ नहीं। घुसे ड्रोन, मार गिराया, या वो ऐसे वाले ड्रोन थे जो आते हैं, जासूसी करते हैं और वहां पे कंट्रोल रूम को वो जो भी भेजना होता है, सूचनाएं, डाटा, वो भेजते हैं और स्वयं गिरकर नष्ट हो जाते हैं। उनमें उनका मतलब वापस लौटने का कोई विधान होता नहीं। लेकिन जिनका वापस लौटने का विधान होता है वो भी वहां पर नहीं पहुंच पाए, हमारी सीमा में घुसे, कुछ दूर तक गए, कोशिश की और मार गिराए गए। तो हमारी जल, थल, नभ तीनों सीमाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्टिलरी, हमारी वायुसेना, एयरफोर्स जांबाज है उसमें। और पाकिस्तान के पास जो सामान है, जैसे चीन के थे खिलौने, वो सब फेल हुए। चीन जो बनाता है, ऐसा नहीं है, चीन ने वो टेस्टिंग करने के लिए दिए। और राफेल का, आज मैं कह रहा हूं कि राफेल निश्चित रूप से बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, उसके साथ में कुछ भी कहा जाए, लेकिन हर टेक्नोलॉजी इस युग में डिकोड होती है। सर, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये जो सामने आ रही है, अगर वो जो जानकारी मिल रही है, अगर वो सच है, तो देखिए इस प्लेन तो उसने बना के दे दी, एक हमको एक इक्विपमेंट बना के दे दिया, उसका एक सोर्स कोड होता है, वो नहीं दिया, वो जो बताया जा रहा है, वो सोर्स कोड नहीं दिया, उसने मना कर दिया। तो जो जानकार लोग हैं, मैं बहुत सारे रिटायर्ड अफसरों से मेरी बातचीत होती है, मैं पूछता रहता हूं, वो कहते हैं कि भाई साहब, टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं दी गई है, जो सोर्स कोड है, तो फिर पंगा है। तो फिर वो इतना काम का नहीं है जितना वो आपको काम दे सकता है। ये जो जानकार लोग हैं वो बता रहे हैं। और मैं दर्शकों को, अभी जब बहुत सारे दर्शक अभी जुड़े हुए हैं, बता भी दूं, मैं रिटायर्ड कर्नल साहब हैं चौधरी साहब, उनसे आज एक वार्तालाप करने वाला हूं।
वो रिकॉर्डिंग होगी और वो उनके साथ में बात करूंगा इस वॉर की नीटी ग्रिटी में वो क्या समझते हैं, और क्योंकि अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं तो वो खुल के बोल सकते हैं। तो मैं कुछ और रिटायर्ड अभी सेना निवृत्त हुए अफसरों से भी जो है एक सीरीज करने वाला हूं, 2-3 एपिसोड करेंगे उस पर, ये समझने के लिए, क्योंकि एक बात तो तय है और सब जो है वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि सीना ठोक के बोल रहे हैं कि भाई हमारी सेना का मुकाबला पाकिस्तान की सेना नहीं कर सकती, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो अगर 3 दिन और ये चला होता तो वैसे ही इनका मतलब इनकी कमर तोड़ देते हम लोग। ये सब बड़े गुस्से में है, ये जो हमारे अफसर लोग हैं। मैं हालांकि जो सेना में अभी सेवा प्रवृत्त हैं वो तो बात नहीं करते, मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो रिटायर्ड अभी हुए हैं कुछ लोग या कुछ समय पहले, वो लोग गुस्से से भरे हैं जोशी जी। वो कहते हैं कि 3 दिन और जाता तो ये तो मतलब ये तो घुटने पे आ जाता, इसकी औकात नहीं हमारे सामने लड़ने की, सिर्फ 3 दिन का और मामला था। तो सब गुस्से से भरे हैं। तो मैं वो कुछ एपिसोड करूंगा, मैं दर्शकों को बता दूं, अभी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैंने तो सुन ले। हाँ, मैंने एक एपिसोड किया था इस पर, और मेरे साथ में एक रिटायर्ड एयरफोर्स के अधिकारी थे जो लड़ाकू विमान चलाया करते थे, फाइटर प्लेन के वो पायलट थे, और बहुत जांबाज किस्म के आदमी हैं। उनको मैंने बिठाया था, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सार ये था कि अगर आपको कोई एक चिड़िया मारनी है तो उसके लिए आप तोप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए एयरगन काफी है। हाँ, आपने अपने बेस्ट जो आपके पास रखा हुआ था और जिसके बारे में लोगों को, जो टेस्ट नहीं हुआ था, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, वो आपने पिन पॉइंट 3 टप्परों पर छोड़े। 3 टप्परों का मतलब आतंकवादी केंद्र जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि उनका कहना था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी बड़ी भारी जगह है। आपने जहां भी छोड़े, आतंकवादियों के ठिकाने पर छोड़े, उसे आपने तबाह कर दिया, लेकिन उसके साथ आपका जहां से छोड़े गए वहां से लेकर लास्ट तक उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी तमाम सारी टेक्निकल चीजें जो है वो दुश्मन देश रिकॉर्ड कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी हाई है। तो आपने जो पर्दे में जो चीज रखी हुई थी, जिनको आपको इस्तेमाल करना था उस समय जब पीक पर होते, आपने उसे शुरुआती दौर में उसको न केवल उसको जाया किया, बल्कि तमाम सारी बातें जो हैं वो आपने वहां पर पहुंचा दी। उसकी सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी थी उस पर अब वहां विश्लेषण हो गया होगा, हो रहा होगा कि कैसे हैं, उसकी काट निकाली जा रही होगी। तो हमेशा कहते हैं कि ताकत जो है वो उसका इस्तेमाल बेजा नहीं करना चाहिए। आप किसी पर अटैक करते हैं तो आपके अटैक की ताकत वो भांप लेता है। जब तक आप अटैक नहीं करते हैं तब तक वो आपसे घबराता है, डरता भी है। लेकिन अगर मैं आपको मतलब आपको ये डर हो कि हरिशंकर जोशी थप्पड़ मार देंगे जी, तो आपको थोड़ा सा ये रहेगा, यार देखो ये बेइज्जती वाली भी बात है और ये मार ही ना दे, पता नहीं ये कितना ताकतवर है। और जब मैंने एक मार दिया किसी भी व्यक्ति को तो उसे पता चल गया, वो फिर निडर हो गया, फिर वो खुल गया, फिर वो नंगा होकर आप पर कूदेगा। और ये बात हमें सोचनी चाहिए थी। देखिए, कोई भी युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध अपने जिगर से भी लड़ा जाता है, अपने विल पावर से भी लड़ा जाता है, दिमाग से भी लड़ा जाता है, और आज दिमाग से ज्यादा लड़ा जाता है। बिल्कुल। तो आपको ये सोचना चाहिए था, आपने युद्ध का नाम नहीं दिया। अब लोग कह रहे हैं, अभी मैंने पढ़े नहीं है, मेरी नजर नहीं गई है आपके कमेंट बॉक्स में। मैं जहां भी जाता हूँ या मैं आपके वीडियो जब देख रहा होता हूँ, मैं यहाँ पर आप नहीं बुलाते हैं तो आपका पीछे से मतलब वहीं बैठकर देख रहा होता हूँ, तो मैं सुन रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ लोग क्या लिखते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि देश के नागरिकों की भावनाएं क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये हमें फिल्टर करते हैं।
ये हमारा आईना है। हम अगर कुछ गलत कहते हैं तो ये हमें बताते हैं मयूर भाई कि आप यहाँ पर गलत हो, आप जो बोल रहे हो आपकी लाइन लेंथ सही नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। तो ये लोग हमारा दर्पण है जी। ये इस तरह से चीजें जो जोशी जी, हुई इसीलिए आप मैं थोड़ा अभी की बात का समर्थन करते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसलिए ये हमने फॉर्मेट ये रखा है कि भाई हमको यहाँ मन की बात करने के लिए हम नहीं बैठे, हम आपका भी पार्टिसिपेशन चाहते हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो सिर्फ हमारी बकवास या हमारा भाषण या हमारे मन में जो आ रहा है सुनते रहे, ये कोई मतलब की बात नहीं है, ये बेमानी बात है। तो उनकी बातों को, उनकी जो सोच है या उनकी जो भी कमेंट है इस बातचीत को लेकर, वो भी उनको भी जगह मिले। तो इसीलिए जैसे अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करते रहते हैं, कई बार कोशिश करते हैं कि उनका नाम लेके उनकी बात का उनका कोई सवाल हो तो उस बात का जवाब भी दिया जाए। ये उसी सोच का नतीजा है कि ये हम यहाँ डिस्प्ले करते रहते हैं लाइव में, और उनका भी पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी बनती रहे हमारे इस पूरी बातचीत में, क्योंकि सिर्फ हम और आप ही बात नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो हम सब मिलके बात कर रहे हैं बेसिकली। तो इसलिए इनका ये पार्टिसिपेशन जो है हम सुनिश्चित करते हैं। एक थोड़ी सी छूट लेना चाहता हूं, माफ कीजिएगा। एक और आ गए हैं, कीचड़ में खिले कमल की शायद पैदाइश है ये। तो इनको मैं थोड़ा बता दूं, ये हमारे गुजरात के हैं, कोई पटेल जयंती जी जे। ये लिखते हैं कि मयूर जानी इज टेकिंग, फिर वो ग्लास रखे हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 ग्लास रखे हैं जोशी जी, टू मच डेली, ऐसा लिखा है। ठीक है, हम इनको इतना कहना चाहते हैं कि पटेल साहब, अब आपने तो हमारा तय कर लिया, चलिए आपकी मर्जी। अब हम आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि आप भांग कितना पीते हैं रोज, और अभी भी लगाए हुए हैं कि नहीं, जरा ये बता दें हमको। आप ना हमको जानते हैं, ना आप हमको कभी मिले हैं, लेकिन आपने ग्लास बता दिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, सही पकड़ा मैंने? कितना है ये? 1 2 3 4 6 ग्लास बता दिए। 6 है, 6 पूरे छक्का है 6। अच्छा चलिए, हम तो, अब आप हमारे दर्शक हैं, लेकिन हम भी तो आपसे पूछ सकते हैं ना कि भैया भांग कितनी पीते हो रोज, और अभी पी के बैठे हो कि नहीं लिखते वक्त, ये भी हमको बता दो। अब आप रिश्ता बना हमारा भाई, तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं, बता देना, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना आप, ठीक है। तो ये ऐसे भी आ जाते हैं, लेकिन ठीक है। बाकी आप देखते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो बड़े मैच्योर हैं, मुझे इस चीज का बड़ा आनंद है जोशी जी, मैं गर्व लेता हूं उस बात पे। आमतौर पे 99.99% जो हमारे दर्शक गण है, हमारे परिवार के लोग हैं, वो बहुत ही मैच्योर है, देश के प्रति बहुत जागरूक लोग हैं, चिंता करने वाले लोग हैं, और जिनकी दिमाग के खिड़की और दरवाजे खुले हैं, ऐसे लोग हैं। तो मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। बाकी ऐसे ये 2 3 4 लोग आ जाते हैं, लेकिन मैं उनको भी अब ट्रीट कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज पूछ लूं आपको मैं, आपने कहा कि साला कहोगे तो अपने आप का अपमान करोगे, तो मैं समझ गया, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि अबे ओ अपने जीजा के साले, इसमें तो बुराई नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखिए, हमारे कोई साथी जुड़े हुए, नाम है इनका कोपुलवार, अभी लेटेस्ट कमेंट है इनका, अविनाश कोपुलवार। कह रहे हैं अडानी की पूंछ ट्रंप ने दबा रखी है और मोदी की पूंछ अडानी ने दबा रखी है। नहीं, ये नहीं, वो एक दूसरा कमेंट था कोई भाई, वो कहीं ऊपर नीचे हो गया, तो मैं माफी चाहूंगा, वो कमेंट ऊपर नीचे कहीं हो गया, मैं उसे छोड़ता हूं। मैं उस पर कुछ कहना चाहता था, अचानक मेरे कुछ कौंधा था। वो तब तक आपके यहाँ तो सर से चलते हैं ना सर, कमेंट इस तरह से चलते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, सरक जाते हैं, हाँ सरक जाते हैं। तो सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, तो अब भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता नहीं सरक रही है, अब तो मतलब रुख से नकाब जो है वो पूरी तरह खिसक चुकी है। और एक सवाल चलते चलते हम जरूर
मेरे दिमाग में है वो आपके सामने रखना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप दें और फिर इस कार्यक्रम का समापन करें। जी बताइए। सर, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए जी, और उसने यहां पर आधिपत्य कर लिया, हमें गुलाम बना लिया, अपनी कॉलोनी बसा ली। क्या अब वही इरा फिर से लौट रहा है? क्या आप उसकी दस्तक देख रहे हैं? देखिए, भांग खाने वाले और अफीम खाने वालों को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, वे राय बहादुर और खान बहादुर थे। 3 लोगों को फर्क नहीं पड़ा था। एक मैं स्त्री सम्मान के कारण बोल नहीं रहा हूं, वो तीसरी कौन थी? प्रजाति। हाँ सर, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं बहुत, हाँ, लेकिन राय बहादुर और खान बहादुर थे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वही थे जो मुखोरी करते थे, जो 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 मुखोरी करते थे और चूमते थे। हालांकि अब तो ट्रम्प बाबा कह रहे हैं कि वो क्या शब्द था सर, ASS, उसका मैं बहुत देर में समझा, क्योंकि मेरी थोड़ी अंग्रेजी तंग है, क्योंकि वो चूम रहे हैं मेरी, वो लोग मेरा। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं कि दे आर किसिंग माई एस। यस, मैंने ASS कह दिया था सर, इसलिए मैंने थोड़ा सा कर दिया था। तो क्या हम अब फिर उसी राह में पहुंचने वाले हैं? आप थोड़ा इस पर 2 मिनट अगर बोल सकते हैं। सर हम उस एरा में घुस चुके थे जैसे ही ये नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष का इस देश के प्रधानमंत्री पद पर अवतरण हुआ। ये मैं बड़ी सोच के साथ कह रहा हूं आपको। अच्छा, इससे पहले थोड़ा मैं ले जाऊं आपको पीछे। हम ये 5-10 मिनट में इसको सम अप करने वाले हैं, तो दर्शक थोड़ा जुड़े रहे हमारे साथ, इस जरा समझ ले, इस चीज को सुन ले। बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा, कोशिश करूंगा कि मैं उसका हो सके उतना एक ब्रीफ में, लेकिन पूरा जवाब आपको दे दूं। जब मोदी जी का आगमन हुआ 2001 में, जब वो पैराशूट से लेके वो कूदे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हुए 2001 में, 2002 में दंगे हुए, फिर जो एक आम चुनाव हुआ उसमें वो जीते। उसके बाद तुरंत गुजरात में एक वो दौर शुरू हुआ जो हर चीज का निजीकरण था। और आप जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसे मैं अदानी और अंबानी कंपनी का, आप ज्वाइंट समझ लीजिए दोनों का कुल मिला के, वो कहता हूं। अदानी साहब की नेटवर्थ उस समय, अगर हिमांशु बयानी साथ में होते तो आंकड़े के साथ अभी बता देते, पर मुझे इतना पक्का याद है क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिज्म तो मैंने नहीं की, लेकिन मैं थोड़ी बहुत समझ रखता हूं। अदानी साहब की जो नेटवर्थ थी और मार्केट कैपिटल थी, वो 2002 में जो थी, और फिर वो जो 2014 तक जो बढ़ी, वो आप देख लें। अनिल अंबानी, आपको ये बताना मुझे लगता है बहुत जरूरी है मुझे कि उसी दौरान धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हुई और अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को विरासत जो है वो बांटी गई, और उसमें फिर अनिल अंबानी जो थे वो काफी अग्रेसिव थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 2003 से गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट नाम का एक तमाशा जो शुरू हुआ, उस तमाशे के जो लीडर थे उसमें सबसे बड़े लीडर उस समय थे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी नहीं, अनिल अंबानी और गौतम अदानी, और बाकी सब जो है उनके पीछे पीछे थे। इन दोनों को आगे किया है। अनिल अंबानी को बहुत सारी ये कहने पर, पब्लिक मंच पे ये कहने पर कि देश का प्रधानमंत्री अगर आने वाले समय में होना चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी होना चाहिए, ये उनका बयान है वाइब्रेंट गुजरात समिट के मंच से। जब कोई नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था, तब अनिल अंबानी ने कहा था। खैर, उस समय मुकेश अंबानी के साथ इनके इतने रिश्ते नहीं थे, लेकिन इनकी जो गुजरात सरकार की कैबिनेट थी
उसमें जो एक मंत्री लगातार रहा उनके साथ, जो ऊर्जा मंत्री के तौर पे लगातार रहा, उसका नाम था सौरभ पटेल। और सौरभ पटेल रिलायंस फैमिली जो है उसका वो रिश्ते में जमाई लगता है, दामाद लगता है। ठीक है, तो रिलायंस का एक करीबी रिश्तेदार मोदी साहब की कैबिनेट में 13.5 साल तक रहा और बड़े अहम पोर्टफोलियो को संभालता रहा। गुजरात अपने आप में गौचर की जमीनें कौड़ियों के दाम पे, और कच्छ में तो पता नहीं कुछ पैसों के दाम पे, पैसे रुपए नहीं बात कर रहा हूं, पैसों के दाम पे वो लोगों को बांटी गई सर। ठीक है, तो ये जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, जो आपको अभी लग रहा है 2025, हम उसको देख रहे हैं 2003 से। हमने गुजरात पूरे में उसको देखा हुआ है। गोचर की जो गोचर समझते हैं ना आप, गोचर क्या होता है ना, जो गांव खेड़े में गायों को, पशुओं को चराने के लिए जो जो जमीन होती है जहां घास उगाई जाती है, उनको चरवाया जाता है, चारागाह जो कहते हैं, वो भाई साहब हमारी, वो भी एक आंकड़ा है, वो मेरे पास है, लिखा हुआ है, मैं रिकॉर्ड तो हर चीज का रखता हूं, तो भाई ढूंढना पड़ेगा अभी, क्योंकि अचानक से ये सब्जेक्ट निकल आया तो मेरे पास अभी ऑन द टिप ऑफ टंग नहीं होगा, लेकिन है मेरे पास वो आंकड़ा। उतने लाख हेक्टर जमीन, जो कुछ लाख हेक्टर जमीन वो गोचर की है, वो गायब है, वो नहीं है, वो कहां गई है? वो इनको बांट दी गई है, इन सबको बांट दी गई है। तो अब आप बात करते हैं, क्योंकि आप अब देश की बात कर रहे हैं, तो आप अब ये पूछ रहे हैं कि अब ये ट्रंप का इतना आधिपत्य, या तो चाइना का इनडायरेक्ट हम पर जो कंट्रोल हो रहा है, और हमको और पाकिस्तान को एक ही पल्ले में, एक ही साथ तोल दिया गया है, और ट्रंप अब जो चाहे वो करवा रहा है, तो क्या अब आपको लगता है कि हम उस दौर में वापस जा रहे हैं जिस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? सर, हम उस दौर में भी ऑलरेडी जा चुके हैं, मेरी समझ ये कहती है। मुकेश अंबानी का कैरेक्टर आपको और वो पूरा रोल उनको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अनिल अंबानी तो एक गुब्बारे की तरह फूले और फूट के चले गए कहीं किसी पश्चात भू में। अब जो है मामला, वो मुकेश अंबानी साहब का है और गौतम अदानी साहब का है। इस देश पर अलग अलग सेगमेंट्स में कब्जे हुए हैं। आप देखिए, पोर्ट जो है वो अदानी साहब के पास ज्यादातर है, एयरपोर्ट्स अदानी साहब के पास ज्यादातर हैं, सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अंबुजा से लेके उन्होंने हस्तगत की हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने दखल देना काफी हद तक शुरू कर दिया है। ठीक है, कोल एक्सपोर्ट को लेकर वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अंबानी साहब क्या कर रहे हैं? अंबानी साहब पूरी तरह से कम्युनिकेशन में छाए हुए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी एशिया की रिफाइनरी उनके पास है। रिटेल मार्केट में अंबानी साहब पूरी तरह से हर जगह पे पूरे देश में छाए हुए हैं। अब वो पता चल रहा है कि कब से उनका प्लानिंग चल रहा है कि वो फाइनेंसिस, वो बैंक के बारे में सोच रहे हैं अपने हिसाब से। वो एक बैंक जैसे कोटक महिंद्रा, हमारे कोटक साहब, उदय कोटक साहब की बैंक है ना गुजराती में, गुजराती है हमारे उदय कोटक, उनकी बैंक है कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा। वैसे तो HDFC भी हमारे गुजराती ने ही शुरू की हुई बैंक है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा तो है ही है। ठीक है, तो फाइनेंस में बड़े लेवल पे आने की बात है उनकी, और उनका फोकस है पूरा जो है वो डेटा पे है। डेटा बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो उस पर उनका आधिपत्य वो पूरी तरह से बनाने की बात कर रहे हैं। तो बाकी लोग को बाकी थोड़ा बहुत बचा है, वो फिर वो बिरला टाटा जो पहले एक जमाने में बड़े थे, अब वो सिकुड़ के इन सब के नीचे आ गए। तो ये दो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश पे कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। कौन? अंबानी साहब और अदानी साहब। अब बात करते हैं कि बाहर, अब आपको ट्रेड करना है ना, बाहर करना है ट्रेड। आप ये जो अंदर कर रहे हैं, फिर आपको दुनिया से भी व्यापार, बिजनेस, ट्रेड करना है। अब वो जो है, अब इस वक्त जो तय किया जाएगा, अभी स्पष्ट बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, वो ये है कि अब वो ट्रंप पता नहीं कौन सी चोटी हमारी जो है, हम जो
वो चोटी होती है ना हमारे, वो कौन सी चोटी उनके हाथ में आ गई है, कौन सी दुखती नस उनके हाथ में है, समझना पड़ेगा। समझ तो खैर हम नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो बड़े गुप्त और काले कारनामों के मामले होते हैं और कुछ लोग हमसे ही उम्मीद रखते हैं कि हम ये भी जानकारी ले। देखिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वहां तक हमको पता है यहाँ बैठे बैठे हमारे पास अगर संसाधन नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। हमने जीवन भर खोजी पत्रकारिता की, लेकिन वो कब कर पाए जब हम किसी संस्थान में थे और हमको जरूरी साधन सुविधाएं मिलती थी। बैठ के खबरों का एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, कुछ जानकारी अभी भी हम तक सीधी पहुंचती है क्योंकि इतने साल फील्ड में काम किया है, लेकिन वो फील्ड पे जाने के लिए बहुत सारे संसाधन लगते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बता दूं कि कुछ ऐसी जानकारी तो हम आप तक पहुंचाते हैं जो फील्ड में न जाए बगैर भी आपको शायद हम ही से मिलती है। तो अब वो कौन सी दुखती नब्ज है वो जो उनके हाथ में आ गई है, ये नहीं पता। अभी स्पेकुलेशन हो सकता है उस पर, खैर वो हम करना नहीं चाहते स्पेकुलेशन, लेकिन ऐसा कुछ है कि अब ट्रंप जो चाहेंगे इस वक्त वो उस तरह का व्यापार नीति हमारा बनेगा। तो अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आ गई है या आ रही है, आप मान सकते हैं सर, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी हमको खुले आम विश्व के मंच पर सर झुका के सहन करनी पड़ रही है। जोशी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल एकदम शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। ये कोई भी मतलब जो जियोपॉलिटिक्स की समझ भी नहीं रखता है, इस देश का आम नागरिक भी इस बात को समझ पाएगा। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये स्पष्ट है। आप बताइए। बस सर, अब आपको मालूम है कि आप जो है नाश्ते की प्लेट पर हमला करने वाले हैं जी, आप कर दीजिए। और हमको एक और रिकॉर्डिंग करनी है चौधरी साहब के साथ, तो हम रिटायर्ड कर लीजिए। बिल्कुल। तो हम सभी का धन्यवाद करेंगे। आपका जोशी जी, आपने वक्त निकाला, आप बातचीत की, और सभी दर्शकों का जिन्होंने सबने बढ़ चढ़ के बड़े उत्साह के साथ हमारे साथ हिस्सा लिया। सबकी कमेंट हम नहीं दिखा पाए, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना आप सबका पार्टिसिपेशन हम यहाँ पे हमारे साथ रख पाए। आप सभी का दिन शुभ रहे जोशी जी, आपका और हमारे दर्शकों का। स्वस्थ रहें सब तन और मन से, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।